नमस्कार। आज हम लोग जैक के अकॉर्डिंग मॉडल सेट 4 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से इकोनॉमिक एक्टिविटी का एग्जाम्पल कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4, एक्सचेंज ऑफ गुड्स। नाउ नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स इज रिलेटेड टू विच सेंट्रल प्रॉब्लम। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स कौन सा सेंट्रल प्रॉब्लम से रिलेटेड है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स दैट मीन हम लोग डिसाइड कर रहे हैं हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे हम प्रोडक्शन करेंगे, कैसे रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, हाउ टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज मीन बाय इकोनॉमी ऑफ रिसोर्स। इकोनॉमी ऑफ रिसोर्स दैट मीन्स द बेस्ट यूजेस ऑफ resources. Option number D, making best uses of resources. Question number 4, in which type of economy resources are owned by both the government and private individuals. दोनों टाइप के फॉर्म्स होते हैं, प्राइवेट फॉर्म्स और गवर्नमेंट फॉर्म। तो वो कौन सी इकोनॉमी होती है? मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु गेव द आइडिया ऑफ स्कैरिसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। किसका आइडिया था स्कैरिसिटी ऑफ इकोनॉमिक्स? लियोनल रॉबिन्स। ऑप्शन नंबर सी। नाउ नेक्स्ट इज Who is the consumer? Consumer कौन होता है? One who uses goods and services to satisfy his wants is known as consumer. Option number D. Next one is the law of demand applies because of. क्यों law of demand apply होता है? Marginal utility depreciation law, income effect, replacement effect, all of these. Now correct answer is all of these. Next one, question number 8. If the price elasticity of a consumer demand for that commodity falls due to the fall in price of a commodity, means यहाँ पे कह रहा है कि जो प्राइस इलास्टिसिटी है कंज्यूमर का, वो किसी भी प्रोडक्ट के प्राइस के डिक्रीज होने से जो कंज्यूमर है वो उस पर अपना एक्सपेंडिचर को बढ़ा देता है। तो प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी? दैट मीन्स इट्स मोर देन 1। Option number B. Next one, 9. If the demand line of a commodity is drawn parallel to the price axis, it means that the value of price elasticity of demand of the good is. जब कंज्यूमर का जो डिमांड कर्व है वो प्राइस एक्सिस y एक्सिस के पैरेलल है तो हम लोग क्या कह सकते हैं? प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कैसा है? 0। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज 10 नंबर. If the equation of demand curve of a commodity is Q is equal to 10 minus P, then the price per unit of commodity is 2. What will be the quantity demanded in article is in rupees? 10 minus P, ये हमारा इक्वेशन दिया हुआ है जिसमें हमारी प्राइस भी दी हुई है 2। तो हम लोग इसमें P की जगह 2 को पुट कर देंगे। 10 minus 2, that one is 8. Quantity is 8. Option number D is correct, 8. Now next question 11. The value of price elasticity of demand remains constant at the every point of a straight line demand. The value of price elasticity of demand in straight line demand remain constant at every point. This one is option number A. And here correct option is इट्स चेंजेस। जब हमारा एक स्ट्रेट लाइन डिमांड कर्व है तो उसके हर एक पॉइंट पर जो इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो चेंज करेगी। एक डिमांड कर्व हम लोग डाउनवर्ड फॉलिंग बना रहे हैं, उसके हर एक पॉइंट्स पर अलग अलग होती है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा वो होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, चेंजेस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12. Let there be only 2 consumers in the market and whose demand for a commodity is given below, shown from the table. ये टेबल में दिया हुआ है केवल 2 कंज्यूमर है मार्केट में और उनकी डिमांड दी हुई है। ठीक है, प्राइस आपका फर्स्ट में दिया हुआ 1 2 3 4 5 6 7 और उसके बाद अब D1 कंज्यूमर 1 है और D2 कंज्यूमर 2 की डिमांड है। अब इसमें क्वेश्चन आपका है, व्हाट विल बी द मार्केट डिमांड क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी एट द प्राइस 4 ऑफ द कमोडिटी। जब प्राइस 4 है तो मार्केट डिमांड क्या है? तो मार्केट डिमांड फाइंड आउट करने के लिए हम लोग डिमांड कंज्यूमर्स की डिमांड को ऐड करते हैं। तो 4 प्राइस पे कंज्यूमर ए की डिमांड 6 और कंज्यूमर बी की डिमांड 16। 16 प्लस 6, दैट वन इज 22. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी, 22. नेक्स्ट 30 नंबर. हु फर्स्ट यूज द इंडिफरेंस कर्व टू एक्सप्लेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम? That one is J.R. Hicks. Option number B. Next one 14. Demand for gulab jamun due to low price of rasgulla. रसगुल्ला की प्राइस लो हो गई है तो गुलाब जामुन की डिमांड क्या होगी?
डिक्रीज हो जाएगी, विल बी लेस। अब लोग रसगुल्ला खरीदने लगेंगे ना, क्योंकि दोनों सब्स्टिट्यूट गुड्स है और रसगुल्ले की प्राइस डिक्रीज हो गई है, तो गुलाब जामुन की जो डिमांड है वो लेस हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 15, द डिमांड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी कॉम्बिनेशन विल बी कंबाइंड डिमांड। कंबाइंड डिमांड का मतलब होता है एक के साथ दूसरे को भी यूज़ करना, तो ऐसी कौन सी इसमें कॉम्बिनेशन है जो कंबाइंड एक साथ साथ डिमांड की जाती है। ऑप्शन नंबर सी, कार एंड पेट्रोल। कार लेंगे तो पेट्रोल की ज़रूरत पड़ेगी ही, दोनों की डिमांड साथ साथ होगी। नाउ नेक्स्ट वन इज question number 16, if the demand line of a commodity is parallel to the quantity axis x-axis, then the price elasticity of demand for the commodity is what will be the value of। यहाँ पे कहा जा रहा है कि किसी भी प्रोडक्ट की जो डिमांड कर्व है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो कमोडिटी की प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगी। दैट वन इज इन्फिनिटिव, दैट मीन्स कोई एक प्राइस फिक्स है लेकिन डिमांड पे कोई खास प्राइस फिक्स है, कांस्टेंट है, लेकिन डिमांड पे चेंजेस होता ही जा रहा है। डिमांड कम भी हो सकती है, अधिक भी हो सकती है, तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। दैट वन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द प्राइस ऑफ विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड इंटरेस्ट। कौन सी किसकी रिटर्निंग को इंटरेस्ट कहा जाता है। कैपिटल, कैपिटल के लिए हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। नेक्स्ट 18, द फॉर्म ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन फॉर टू फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल के विल बी। प्रोडक्शन फंक्शन पूछा गया लेबर और कैपिटल का, तो क्या होगा। Q इज द फंक्शन ऑफ L एंड K। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट 19 नंबर, विच कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर इंक्लूडेड इन द प्रोडक्शन फंक्शन। कौन सा कॉम्बिनेशन प्रोडक्शन फंक्शन में इंक्लूड किया जाता है। टेक्निकली प्रोफिशिएंट, टेक्निकली इनकम्पिटेंट, फाइनेंशियल इनकम्पिटेंट, एनी कोइंसिडेंस। किसी भी कोइंसिडेंस को हम लोग यूज कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन फंक्शन में। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट इज अ कर्व कॉल्ड विच शोज द डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू फैक्टर्स प्रोड्यूसिंग द सेम आउटपुट। टू फैक्टर्स का डिफरेंट कॉम्बिनेशन को शो करने वाले कर्व को हम लोग क्या कहते हैं, जो कि आउटपुट सेम देता है। दैट इज नोन एज आउटपुट कर्व। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 21, इफ द प्रोडक्शन फंक्शन Q इज इक्वल टू AL फॉर टू फैक्टर्स LN K is KE, then by the employment of Q units of labor what will be the total output। दैट मीन्स प्रोडक्शन फंक्शन जो है, ठीक है, वो कितना है, L और K हमारे दो फैक्टर्स हैं। इसका प्रोडक्शन फंक्शन AL अल्फा K बीटा है, तो लेबर की 0 यूनिट से टोटल एम्प्लॉयमेंट में क्या प्रोडक्शन होगा। दैट वन इज 0। जब हमारा लेबर ही 0 है, तो जब हम लोग हमारे पास लेबर 0 है, तो हमारा जो इक्वेशन है AL अल्फा K बीटा L इज इक्वल टू 0, तो सारे कुछ हमारे 0 हो जाएंगे। दैट वन इज 0। 21 का ऑप्शन नंबर ए। 22, द शेप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कर्व इज पैरेलल टू द प्रोडक्ट एक्सिस। कौन सी कर्व, कौन सा इनमें से कौन सा कर्व ऐसा बनता है जो कि एक्स एक्सिस के पैरेलल बनता है। दैट वन इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट वन इज 23, in the Cobb-Douglas production function Q is equal to AL alpha K beta, sorry AL A K B में in the Cobb-Douglas production function Q is equal to AL K, the incremental return to scale will be obtained when। क्या होगा, A plus B is greater than 1। जब हम लोग कॉब डगलस जो प्रोडक्शन फंक्शन था उसके अकॉर्डिंग जो हम लोगों को बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन, तो इंक्रीजिंग में क्या होना चाहिए, हमारा A प्लस बी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, 1 से ज़्यादा होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 24, विच स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग ए कॉस्ट फंक्शन। कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। फर्स्ट वन इज
It is maximum cost combination of inputs. B. It is the relationship between production and resource expresses. C. It is relationship between cost and inputs. And D1 is a cost function involves a combination of minimum cost inputs. That one is option number B. It is relationship between production and resource. कॉस्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग हम लोग रिलेशनशिप बता सकते हैं प्रोडक्शन और रिसोर्स का. क्वेश्चन नंबर 25. अ प्रोड्यूसर हैज़ 3 डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ 2 फैक्टर्स लेबर एंड कैपिटल के. 2 फैक्टर्स के उसके पास 3 कॉम्बिनेशन है किसी भी प्रोड्यूसर के पास. पहला में वो क्या कर रहा है, लेबर लगा रहा है 6 और कैपिटल लगा रहा है 3. ये कॉम्बिनेशन एक्स है. वाई में वो क्या कर रहा है, लेबर लगा रहा है 4 और कैपिटल लगा रहा है 4. ये कॉम्बिनेशन y है. और z के लिए वो क्या कर रहा है, लेबर लगा रहा है 3 और कैपिटल लगा रहा है 6. ये कॉम्बिनेशन z है. देन ही कैन प्रोड्यूस 40 यूनिट्स ऑफ एन आर्टिकल. तो वो एक प्रोडक्ट का 40 यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाता है. एज्यूमिंग दैट दिस पर यूनिट कॉस्ट ऑफ लेबर एंड कैपिटल इज ₹2 and ₹3 रिस्पेक्टिवली, विच फैक्टर कॉम्बिनेशन विल ही चूज फॉर द प्रोडक्शन. तो वो प्रोडक्शन का कौन सा फैक्टर को चूज़ करेगा. तो जब हम लोग देखते हैं तीनों उसके पास 3 कॉम्बिनेशन है, तीनों कॉम्बिनेशन की जब हम लोग बात करते हैं तो फर्स्ट कॉम्बिनेशन में क्या हो रहा है, 6 और 3 का कॉम्बिनेशन है और हमारे पास 2 और 3 रुपीज़ है, जो कि लेबर 2 एंड कैपिटल 3. तो जब हम लोग इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स कॉम्बिनेशन में हमारा आएगा 2 + 9, ये क्या होगा 21. सेकेंड वाई कॉम्बिनेशन में 8 + 12. क्यों 2 + 9 आया, सॉरी 12 + 9 आएगा, क्यों, क्योंकि 6 × 2 एंड 3 × 3. 6 लेबर लगाया है 6 और पर यूनिट लेबर कॉस्ट है 2 रुपीज़. तो 6 × 2 = 12 प्लस 3 कैपिटल है, पर यूनिट कैपिटल कॉस्ट है 3 रुपीज़. तो 3 × 3 = 9, 12 + 9 21 का कॉम्बिनेशन हो रहा है. वाई में हमारा कॉम्बिनेशन हो रहा है 4 × 2 = 8 प्लस 4 4 3 = 12, 88 + 12 20. और z में कॉम्बिनेशन क्या हो रहा है हमारा 3 and 6 का. 3 2 6 and 3 3 9 मीन्स 6 × 3 18, 6 + 18 24 का कॉम्बिनेशन हो रहा है. तो क्या करना है, प्रोड्यूसर क्या सोचेगा, जिसमें उसको सबसे कम कॉस्ट लग रहा है वो उसी कॉम्बिनेशन पे प्रोडक्शन करना स्टार्ट करेगा. दैट मीन्स उसको 20 वाई वाले कॉम्बिनेशन पे कम कॉस्ट लग रहे हैं. देन करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वाई. Number 26. In the short run, a producer has to bear the cost of ₹50 even if it does not produce, and ₹60 has to be spent on the variable means of producing 10 units of a commodity. And what will be the value of average total cost? ऑप्शन नंबर ए है 5 रुपीज़, ऑप्शन नंबर बी है 6 रुपीज़, ऑप्शन नंबर सी इज़ 11 रुपीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ 110 रुपीज़. अब यहाँ पे हमें चाहिए एवरेज कॉस्ट. हमें मिला हुआ है TFC कितना 50 रुपीज़, TVC मिला हुआ है 60 रुपीज़. तो हमें चाहिए एवरेज टोटल कॉस्ट. तो ATC हम लोग कैसे निकालेंगे, TC = TFC + TVC होता है. TFC + TVC दैट मीन्स 50 + 60, ये हमारा 110 आ गया. अब ATC हम लोग उसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करके निकालते हैं. तो 110 / 10 दैट वन इज 11. ऑप्शन नंबर सी 11 आंसर. 27. What type of goods do all firms produce in perfectly competitive market? परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट में कैसे टाइप का गुड्स का प्रोडक्शन होता है. दैट वन इज होमोजीनियस. हियर first option number C, identical. 28. Who is the price acceptor in the perfectly competitive market? परफेक्ट कंपटीशन के मार्केट में प्राइस एक्सेप्टर कौन होता है. तो हम लोगों ने पढ़ा है कि फर्म जो होती है वो प्राइस डिटरमाइन करती है, प्राइस टेकर होती है, और जो सेलर्स होते हैं वो फर्म जो होती है वो प्राइस मेकर होती है, वो प्राइस को डिटरमाइन करती है, और फर्म जो होते हैं वो प्राइस टेकर होते हैं. फिर इस तरह से फर्म ने प्राइस को एक्सेप्ट कर लिया. तो अगर हम लोग फर्स्ट व्यू में देखें तो प्राइस टेकर हमारे सेलर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो बायर्स होते हैं वो भी फर्म की प्राइस को एक्सेप्ट करते हैं. वो वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे जो भी प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं वो सारे होमोजीनियस भी हैं, प्लस बहुत सारे नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स हैं जो कि सेम प्राइस पे प्रोडक्ट को बेच रहे हैं. तो जो बायर्स है उन्हें भी प्राइस को एक्सेप्ट करना ही पड़ता है. सो इन दिस सेंस ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, बायर्स एंड सेलर्स बोथ.
क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट इज द शेप ऑफ द टोटल रेवेन्यू कर्व फॉर ए परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म। एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म के लिए टोटल रेवेन्यू कर्व कैसा होता है? ऑप्शन नंबर बी, a straight line with positive slope. 30, if a decrease of 4% in the price of a commodity increase the quantity supplied it by 5%. If the supply of a commodity goes, that will be option number A, completely inelastic, B, perfectly elastic, C, relative elastic, D, relatively inelastic होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा जो डिमांड में चेंज है, चेंज इन डिमांड 4% है एंड चेंज इन सप्लाई 5% है। तो अकॉर्डिंग टू आवर फॉर्मूला 5% डिवाइडेड बाई 4%, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? ईडी इज लेस देन 1। दैट मीन्स ईडी जो है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो 1 से कम है। ओके, 5% डिवाइडेड बाई 4%, दैट मीन्स 5% डिवाइडेड बाई 4%, तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आएगा। दैट मीन्स हमारा जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है वो 1 से अधिक है। तो 1 से अधिक जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होती है तो उसे हम लोग कहते हैं रिलेटिवली इलास्टिक। नेक्स्ट 31, if the price of a commodity is less than the average cost for a perfectly competitive firm in long run, then the firm, how many units of commodity will it produce? Means एक लॉन्ग टर्म की बात है, यहाँ पे एक परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म है जो कि प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो उसकी एवरेज कॉस्ट से भी कम है। तो फर्म कितना प्रोडक्शन करेगा? तो प्रोडक्शन नहीं करेगा। ऐसे सिचुएशन में फर्म कोई भी प्रोडक्शन नहीं करेगा। दैट वन आंसर इज देयर 0। नेक्स्ट इज, इफ द नंबर ऑफ फर्म्स इन द मार्केट इंक्रीजेज द सप्लाई ऑफ कमोडिटी इज। अगर फर्म्स बढ़ जाते हैं मार्केट में तो कमोडिटी की जो सप्लाई है वो क्या होगी? अगर एक मार्केट में फर्म्स बहुत बढ़ जा रही है, बहुत ज़्यादा फर्म्स हो जा रही है, तो कमोडिटी की सप्लाई भी इंक्रीज हो जाएगी, विल इंक्रीज। ऑप्शन नंबर बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, अ सिचुएशन ऑफ एक्सेस सप्लाई अराइजेज इन द मार्केट व्हेन। एक्सेस सप्लाई की कंडीशन मार्केट में कब आती है? जब सप्लाई इज मोर दैन द डिमांड फॉर ए गुड्स। जब सप्लाई गुड्स की डिमांड से अधिक हो जाती है। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 34, in long term, what is the change in equilibrium price due to increase in demand? लॉन्ग टर्म में डिमांड इंक्रीज होने से इक्विलिब्रियम प्राइस में क्या चेंजेस होता है? तो इक्विलिब्रियम प्राइस भी इंक्रीज हो जाती है। ऑप्शन नंबर ए, विल इंक्रीज। नाउ 35, इन द बिहेवियर ऑफ कंपटीशन अमंग फर्म्स ड्यू टू इंक्रीजिंग कंपटीशन इन द मार्केट स्ट्रक्चर। मार्केट स्ट्रक्चर में जब कंपटीशन बढ़ता है, ठीक है, तो फर्मों के बीच जो फर्म्स है उनमें कंपटीशन के जो बिहेवियर है उसमें क्या होगा? अभी हम लोग क्या देख सकते हैं कि जैसे 2 ही फर्म है, एक मार्केट है जिसमें 2 ही फर्म है, दोनों के बीच कंपटीशन हो रहा है और दोनों ने प्राइस को इन्फ्लुएंस कर रखा है। प्राइस पे दोनों का कंट्रोल है। अगर एक भी प्राइस कम कर ले तो दूसरे का डिमांड कम हो जाएगा। दोनों एकदम कॉम्पिटिटिव गुड्स हैं और बहुत कंपटीशन में चल रहे हैं। तब ऐसे सिचुएशन में फर्म कोई नया प्रोडक्ट लेकर आती है तो उसका कोई भी कंपटीशन उसमें नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो मार्केट स्ट्रक्चर जो होता है उसमें कंपटीशन बढ़ने से जो फर्म है उनके बीच प्रोडक्शन कंपटीशन के जो बिहेवियर है उसमें डिक्रीज होगा, ये विल डिक्रीजेस। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36, इलास्टिसिटी ऑफ मोनोपोली। डिमांड फॉर ए मोनोपोली गुड्स इज लेस देन 1 व्हेन। मोनोपोली मार्केट में एक मोनोपोली प्रोडक्ट है जिसमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 होती है। कब लेस देन 1 होती है? व्हेन मार्जिनल इनकम इज निगेटिव, जब मार्जिनल इनकम नेगेटिव होता है। 37, इन ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट द टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म विल बी मैक्सिमम व्हेन द वैल्यू ऑफ मार्जिनल रेवेन्यू। जब मार्जिनल रेवेन्यू एक मार्जिनल किसी फर्म में टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होगी जब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा? 0 होगा। जब मार्जिनल रेवेन्यू 0 होगा तो टोटल रेवेन्यू मैक्सिमम होती है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नाउ 38, अ मोनोपोली कैन डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक मोनोपोली इसमें से कौन सी चीज़ का
डिटर्मिनेशन कर सकता है। ओनली प्राइस, ओनली क्वांटिटी, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी टुगेदर, प्राइस एंड क्वांटिटी, एनी वन ऑफ देम। एक मोनोपोली होता है ना, तो वो अपना डिसीजन खुद लेता है, तो वो डिसीजन ले सकता है अपने प्रोडक्ट की प्राइस का, क्वांटिटी कितना सप्लाई करना वो भी ले सकता है। देन ऑप्शन नंबर सी, बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी टुगेदर। 39, अ फर्म विल बी इन इक्विलिब्रियम व्हेन, एक फर्म इक्विलिब्रियम में होती है, कब होती है? जब डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट विल बी मैक्सिमम, जब उनका टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट मैक्सिमम होता है, तब वो अपने आप को इक्विलिब्रियम में मानती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40, total revenue from producing 5 units of a commodity from the marginal revenue schedule for a firm given below, what will happen? एक टेबल यहाँ पे दिया हुआ है जिसमें हम लोग को बताना है कि 5 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, तो ऐसे में टोटल रेवेन्यू क्या होगी। तो 5 यूनिट्स तक में जो भी मार्जिनल रेवेन्यू है उसको हम लोग जोड़ देंगे, 1 2 3 4 5 यूनिट्स का 10 + 8 + 6 + 4 + 2, इसे हम लोग जोड़ देंगे तो हमें मिलेगा 30, जो कि हमारा टोटल रेवेन्यू होगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। तो इस तरह से ये हमारा सेट 4 कंप्लीट हो गया। थैंक यू।